अमित शाह जी ने कहा है काउ स्लॉटर बैन पर एमआईएम उसका सपोर्ट करती है। हम भी कंप्लीट काउ स्लॉटर बैन चाहते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन इनका नॉर्थ ईस्ट में यम्मी और बिहार में मम्मी नहीं चलेगा। जब काउ स्लॉटर पे बैन पूरे भारत में होना चाहिए। इनके मंत्री, इनके एमएलए बड़े बड़े, सबसे ज़्यादा बीफ कंपनी का एक्सपोर्टर, उसमें भाजपा के लोग शामिल है। भाजपा बीफ कंपनी से चंदा लेती है और भाजपा के लोग नॉर्थ ईस्ट पे गोवा में बीफ से जुड़े उद्योग में हैं। तो ये नहीं चलेगा। आपको एक स्टैंड भारत में लेना पड़ेगा। एमआईएम ने एक स्टैंड लिया काउ स्लॉटर बैन का, हम सपोर्ट करते हैं। हमारा उसूल है कि जो संवैधानिक बात है, हम संवैधानिक की तरह दोगले नीति नहीं करते हैं। जो है हम आपके सामने बोलते हैं कि आप इस पर अमित शाह का जो स्टैंड है वो झूठ नहीं बोले। मधुबनी में साफ बात करें कि आपने नॉर्थ ईस्ट में आपकी सरकार है, उसमें क्यों नहीं बैन लगा है? बीफ कंपनी से आपने चंदा क्यों लिया? बड़ी बड़ी बीफ कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, उसमें भाजपा का नेता और आरएसएस से जुड़े लोग क्यों हैं? आप चंदा लीजिएगा, फिर आकर मुस्लिम इलाके में बीफ पर बोलिएगा, ये अधिकार नहीं होगा। जो मधुबनी की समस्या के हल करेगा वही मधुबनी का बेटा एमपी बनेगा। हम काउ स्लॉटर के बैन के पक्ष में हैं। गोकशी जो बोलती हैं उसके हम पक्ष में। काउ स्लॉटर को हम बैन चाहते हैं, लेकिन दोहरी नीति नहीं चलेगा। नॉर्थ ईस्ट में कानून कुछ अलग, बिहार में, मधुबनी में, रहिका में, पंडौल में कानून कुछ अलग नहीं हो सकता है। बीफ की कंपनी से सबसे ज्यादा चंदा किसी ने लिया, उसका नाम भाजपा है। तो ये नहीं चलेगा। आप बैन कीजिए तो कंप्लीट बैन कीजिए, और चंदा लेके ये दोगली नीति नहीं है कि यहां पर मधुबनी के लोग को आप बीफ बैन पर नसीहत दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं स्वर लोकल। देखिए, अभी हमारे साथ एआईएम, जो कि आप लोग जानते हैं कि पार्टी है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और मधुबनी लोकसभा से एआईएम जिनको खड़ा किया है वो भी हमारे साथ है। बात करेंगे इन लोगों से और जानेंगे कि यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं मधुबनी लोकसभा से, आखिर यहाँ लड़ने का सीट जो इनको दिया गया है वो आखिर क्या सोचकर इन्होंने यहाँ पे ये चुनाव लड़ने का सोचा, और आखिर क्या लग रहा है कि मधुबनी की जनता बड़े बड़े पार्टियों के जो लोग खड़े हैं उनको चुनेगी या फिर इनको चुनेगी, और अगर इनको चुनती है तो आखिर क्या ऐसा परेशानी है जो मधुबनी में इन लोगों को लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है निदान होने का, और आखिर क्या ऐसा है जो जनता, मधुबनी लोकसभा की जनता जो है वो यहाँ पे झेल रही है उन परेशानियों को, उस पर बात करेंगे और जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, यहाँ पे आप आए हैं कैंपेनिंग, क्योंकि आज से जो है वो आज शाम से ख़त्म हो जाएगा। क्या लग रहा है, क्योंकि इतने दिनों से आप अलग अलग जगह पे घूमे होंगे, मधुबनी लोकसभा में क्या लग रहा है कि कैसी स्थिति इनका रहेगा? मैं मधुबनी की जनता का और मधुबनी के वोटर का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वकार सिद्दीकी साहब जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदा हैं, अख्तर उल ईमान साहब के नुमाइंदा हैं, अकबर ओवैसी साहब के नुमाइंदा हैं, उनको बहुत दिल व जान से उनका इस्तकबाल किया, दुआएं दिया, आशीर्वाद दिया और वोट का आश्वासन भी दिया। सबसे बड़ी खासियत वकार सिद्दीकी साहब में है कि वकार साहब यहीं के रहने वाले हैं। 20 तारीख को अपने बूथ पर वकार साहब वोट देंगे। ना अशोक यादव अपने यहाँ के रहने वाले, ना फातमी साहब रहने वाले। कोई किराए के घर में रह रहा है, कोई होटल में रह रहा है, लेकिन वकार साहब का पासपोर्ट, वकार साहब का आधार, वकार साहब का वोटर आईडी कार्ड, वकार साहब की पैतृक संपत्ति, जो भी चीज़ अर्जित किया यहीं के रहने वाले हैं। और युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, मुखलिस हैं, व्यवहारिक हैं, लोगों का दुख दर्द में खड़े रहे हैं। कोरोना जैसा महाकाल, जो कोरोना में जो महामारी हुआ था, उसमें इन्होंने दिल जान से मेहनत की थी, लोगों की मदद की थी, और एक युवाओं पर भरोसा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक आम घर के युवा को मौका दिया, जिनके पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है। इन्होंने एक आम घर की फैमिली से वकार साहब को, एक यंग लड़का है, उनको मौका दिया। पार्टी के प्रति ये समर्पित रहे हैं, पार्टी का इन्होंने सेवा किया है, इसलिए बैरिस्टर साहब ने, अख्तर उल ईमान साहब ने फैसला लिया। और मैं युवा मतदाता से खासकर अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि फातमी साहब को फराज साहब की चिंता है, फैयाज साहब को अपने साहबजादे की चिंता है, लालू जी को अपने बेटे की चिंता है, अमित शाह जी को जय शाह की चिंता है, अनुराग ठाकुर को उनके पिताजी को उसकी चिंता थी, राजनाथ जी को पंकज सिंह की चिंता है, और आपकी चिंता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब युवाओं की चिंता करते हैं। तो उसी मुखलिस और बहुत ही मेहनती जुझारू कैंडिडेट वकार साहब को हमने आपके बीच लाया, और बुज़ुर्गों ने भी दिया, क्योंकि बैरिस्टर साहब मुखर एक आवाज़ है, संविधान पे बात करते हैं। जय भीम जय मीम का नारा अगर किसी ने दिया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया। और हमने संविधान की बात की। जब भी मुसलमानों पर, दलितों पर, वंचितों पर जुल्म हुआ, हमने बेबाकी से उसकी आवाज़ उठाई और उसके साथ कंधे से कंधे मिला के उन लोगों के साथ हम खड़े रहे। बगल में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन शर्मा ने मार दिया था,
असगर साहब मरहूम को अगर कोई गए तो वकार साहब गए, पूरी MIM की टीम गई, माली मदद भी हुआ। हाफिज साद साहब के मरहूम के भी घर कोई गया तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, वकार साहब, MIM थी। तो हम जब दुख सुख में रहेंगे, CA NRC पे हम बोलेंगे, 370 पे हम बोलेंगे, चाइना के घुसपैठ पे हम बोलेंगे, रोज़गार पे हम बोलेंगे, महंगाई पे हम बोलेंगे, हर मुद्दे पर जब हम बोलेंगे तो मेरा हक है कि मुझे वोट मिले। एक नौजवान को बैरिस्टर साहब ने मौका दिया, आपसे यही अपील है कि इस नौजवान को आप मौका दीजिए। आपने बहुत सारे नेताओं का नाम लिया है और सब में उनके बेटे का नाम लिया है कि उनके बेटे को लोगों को चिंता है, तो क्या कहीं ना कहीं नेपोटिज्म की तरफ आप ये इशारा कर रहे हैं कि नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है? एकदम आपकी बात में सच्चाई है। आपकी बात में जो भी मंत्री MLA बनता है उसको पहले चिंता अपने घर की होती है। ये जो जयप्रकाश जी की बात करते हैं, लोहिया जी, कर्पूरी जी की बात करते हैं, लेकिन उनके नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे। आप भाजपा और कांग्रेस में नेपोटिज्म में कोई फ़र्क नहीं है। हर भाजपाई नेता का बाल बच्चा, सुषमा स्वराज स्वर्गीय उनकी बेटी लड़ रही है, पंकज सिंह चुनाव लड़े जीते, अनुराग ठाकुर का भी बैकग्राउंड देख लीजिए, सबका आपके सामने बैकग्राउंड है। कांग्रेस में भी वही हाल, राजद में भी वही हाल है। वकार एक आम घर का लड़के हैं, एक नौजवान है, एक मेहनती हैं। तो आपसे यही अपील है कि एक मेहनती लड़के को, एक नौजवान को मौका दीजिए। अगर आप जो युवाओं की बात करेगा वही मधुबनी का लोकसभा का MP होगा। लोकल पर वोकल है। रहीका का रास्ता, बेनीपट्टी का रास्ता, मधुबनी का रास्ता, अड़ेर का रास्ता, क्योटी का, जाले का रास्ता वकार साहब को पता है। ना फातमी साहब को पता है, ना अशोक यादव को पता है। और फातमी साहब कल तक BJP और जदयू में थे। बतलाएं कि मुसलमानों की बस्ती में एक CA NRC लेकर जाएंगे, ट्रिपल तलाक लेकर जाएंगे, 370 लेके जाएंगे। और अशोक यादव जी से पूछिए कि लगातार उनको और उनके पिताजी को 15 साल से लोगों ने जिताया। बाढ़ की समस्या, पलायन का मुद्दा, रोजगार, इस पर कुछ नहीं बात किया, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय मंदिर मस्जिद के, सिवाय पाकिस्तान के, सिवाय बिरयानी के, फिर सिवाय टोपी दाढ़ी के। इन पर कोई ऐसा मुद्दा है जो विकास पे बात कर ले, महंगाई पे बात कर ले? और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अमित शाह जी ने कहा है काउ स्लॉटर बैन पर MIM उसका सपोर्ट करती है। हम भी कंप्लीट काउ स्लॉटर बैन चाहते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन इनका नॉर्थ ईस्ट में यम्मी और बिहार में मम्मी नहीं चलेगा। जब काउ स्लॉटर पे बैन पूरे भारत में होना चाहिए। इनके मंत्री, इनके MLA बड़े बड़े, सबसे ज़्यादा बीफ कंपनी का एक्सपोर्टर उसमें भाजपा के लोग शामिल है। भाजपा बीफ कंपनी से चंदा लेती है और भाजपा के लोग नॉर्थ ईस्ट पे, गोवा में बीफ से जुड़े उद्योग में हैं। तो ये नहीं चलेगा। आपको एक स्टैंड भारत में लेना पड़ेगा। MIM ने एक स्टैंड लिया काउ स्लॉटर बैन का, हम सपोर्ट करते हैं। हमारा उसूल है कि जो संवैधानिक बात है, हम संविधानिक की तरह दोगले नीति नहीं करते हैं। जो है हम आपके सामने बोलते हैं कि आप इस पर अमित शाह का जो स्टैंड है वो झूठ नहीं बोले। मधुबनी में साफ बात करें कि आपने नॉर्थ ईस्ट में आपकी सरकार है, उसमें क्यों नहीं बैन लगा है? बीफ कंपनी से आपने चंदा क्यों लिया? बड़ी बड़ी बीफ कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, मालिक है, उसमें भाजपा का नेता और RSS से जुड़े लोग क्यों हैं? आप चंदा लीजिएगा, फिर आकर मुस्लिम इलाके में बीफ पर बोलिएगा, ये अधिकार नहीं होगा। जो मधुबनी की समस्या के हल करेगा वही मधुबनी का बेटा MP बनेगा। वकार से आपका ये कहना है कि जो बीफ खाते हैं उनको तो जो बैन, वो तो बैन होना ही चाहिए, साथ में जो एक्सपोर्ट होता है बीफ उसको भी बैन। हम काउ स्लॉटर के बैन के पक्ष में हैं। गोकशी जो बोलती हैं उसके हम पक्ष में। काउ स्लॉटर को हम बैन चाहते हैं, लेकिन दोहरी नीति नहीं चलेगा। नॉर्थ ईस्ट में कानून कुछ अलग, बिहार में, मधुबनी में, रहीका में, पंडौल में कानून कुछ अलग नहीं हो सकता है। बीफ की कंपनी से सबसे ज्यादा चंदा किसी ने लिया, उसका नाम भाजपा है। तो ये नहीं चलेगा। आप बैन कीजिए तो कंप्लीट बैन कीजिए, और चंदा लेके, ये दोगली नीति नहीं है कि यहां पर मधुबनी के लोग को आप बीफ बैन पर नसीहत दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। लोकसभा से AIM के जो कैंडिडेट हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से कैंपेनिंग रहा और क्या लग रहा है कि इस बार मधुबनी की जनता क्या चाहती है। जिन लोगों को, जो लोग हमारे देख रहे हैं दर्शक, उन लोगों को आपका अगर नाम नहीं पता होगा तो परिचय अपना सबसे पहले दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम वकार सिद्दीकी है और मैं रानीपुर बेनीपट्टी विधानसभा का रहने वाला हूं। मैं मधुबनी का बेटा हूं, मधुबनी में हमेशा रहता हूं। यहाँ जो दोनों कैंडिडेट हैं वो बाहरी हैं। पिछले 20 साल से आप देख लीजिए, NDA हो या महागठबंधन हो, दोनों ने बाहरी उम्मीदवार को लाकर यहाँ खड़ा कर देते हैं और वो आते हैं, जीत कर तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ गरीब मजलूमों की आवाज़ को नहीं उठाते हैं। न उनके दुख में रहते हैं, न दर्द में रहते हैं। आखिर क्या वजह है भाई? 20 लाख की यहाँ की लोकसभा की आबादी है, 20 लाख में आपको एक नेता नहीं मिलता है। हर मरतबा आप लाकर थोप देते हैं, जो वहाँ से रिजेक्ट होते हैं उसको लाकर यहाँ थोप देते हो। तो अब मधुबनी की आवाम जाग चुकी है, अब ये नहीं चलेगा। मधुबनी की आवाम इंशाल्लाह मधुबनी के बेटा को, मधुबनी के लाल को चुनेगा।
इतने दिनों से कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है जनता क्या चाहती है? अभी जो एक तरफ क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट है, दूसरे तरफ आरजेडी के महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, क्या लग रहा है इन दोनों को छोड़ के आपको जनता देखेगी और आपको चुनेगी? देखिए, बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो 19 में बाप के रहमो करम पर जीत गए थे। उनके पिताजी के नाम पर लोगों ने उन्हें जिता दिया था, लेकिन वो नाकाम और नाकारा उम्मीदवार है। लोगों ने देख लिया, जीत कर गए, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आए। न किसी मुस्लिम महल्ले में, न हिंदू महल्ले में, कहीं आप फोटो लेके चले जाइए, कोई पहचानेगा भी नहीं कि मेरा सांसद है। और जो महागठबंधन के कैंडिडेट है वो दरभंगा से रिजेक्ट होकर यहाँ आए हैं, वो भी एक तरीके से भाजपा द्वारा भेजे गए कैंडिडेट हैं। कल तक वो भाजपा में थे, जब एनआरसी में सारे देश का मुसलमान सड़कों पर था, तब दोनों बाप बेटा भाजपा में मलाई खा रहे थे, तब उनको मुसलमानों की याद नहीं आई थी। आज जब वहाँ से टिकट नहीं मिला है, तब ये रवैया अपनाए हैं, रुख बदले हैं और यहाँ आकर आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। बात रही मेरी, तो मैं यहाँ हमेशा से मधुबनी में रहा हूँ, खिदमत लोगों की किया हूँ, चाहे कोरोना काल हो, कोई भी मामला हो। जैसा कि आप देखिए, बिस्फी में असगर को मार दिया गया, वहाँ भी वकार गया, MIM गई। बाजपट्टी में हाफिज साद को शहीद कर दिया गया, वहाँ भी MIM गई, वकार गया। हर दुख दर्द में हम खड़े रहे, इसलिए यहाँ के आवाम से हम गुजारिश करते हैं कि आप जिस विकल्प की तलाश में थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब लोग मांग कर रहे थे कि आप विकल्प दीजिए, वो विकल्प मुझे भेजा गया है यहाँ, और इंशाल्लाह यहाँ की आवाम मुझे 20 तारीख को पतंग छाप पर वोट देकर कामयाब करेगी। क्या लग रहा है जनता यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या आपको क्या लगता है कि मधुबनी की जनता जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से समस्या से जूझ रही है? देखिए, एक दो समस्या हो तो अपने गिना है। स्टेडियम का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रैयाम चीनी मिल है, सकरी चीनी मिल है, कोई उस पर चर्चा ही नहीं करता है। काम पर कोई चर्चा ही नहीं करता, सब हिंदू मुसलमान में दोनों लगे हुए हैं। तो इसलिए जो भी मुद्दा है, यहाँ बाढ़ का मुद्दा है सबसे बड़ा, तो वो सारे मुद्दों पर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। आपका जो छाप है वो बता दीजिए, और कितने नंबर पे आपका रहेगा? 8 नंबर पर पतंग छाप है मेरा। मैं मधुबनी के आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप 20 तारीख को सुबह उठकर 8 नंबर पर पतंग छाप पर वोट दें और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें।